Hello friends, let's start with the first question. First question है the correct sequence of first ionization energies of the following element. तो देखिए हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट दिखाई देते हैं ये हमारे थर्ड पीरियड के हैं। मैग्नीशियम है आपका ग्रुप 2 में, इसके बाद है हमारे पास सोडियम, फिर है हमारे पास एल्यूमिनियम, उसके बाद ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट नहीं है, फिर है आपके पास फॉस्फोरस और सल्फर है आपका 16। तो हमें पता है कि जब हम एक पीरियड के अलोंग चलते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो आपकी डिक्रीज होती है, राइट। एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन को आपने निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखना है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें कि आपके पास सोडियम जो है वो होता है आपका 3s1, ये है आपका 3s2, राइट, मतलब कि आपका नियोन के बाद यहाँ पे है आपका 3s2, देन है आपके पास 3p1 एंड हियर वी हैव 3s2 3p3 देन 3s2 3p4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 3s2 है मतलब मैग्नीशियम जो है ये आपका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। और अगर आप अपने फॉस्फोरस को देखें तो ये हाफ फिल्ड, फॉस्फोरस में आपको P3 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, P3 जो आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे शो करता है। और हमें पता है कि जो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं और इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। तो अगर हम अपना एक जनरल क्राइटेरिया देखें तो उस हिसाब से होना चाहिए कि Na की Mg की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो Na से ज्यादा होनी चाहिए, Al की Mg से ज्यादा होनी चाहिए, देन फॉस्फोरस और देन सल्फर, जो एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से होगा क्या कि Na के बाद आपका एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद आएगा आपका Mg, मैंने आपको बताया फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद आपका आएगा सल्फर और लास्ट में आपका होगा फॉस्फोरस। तो ये जो है ये आपका मोर एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी जनरली हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू कब होती है? जब इसके पास अट्रैक्शन हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बोला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है या जो अट्रैक्शन है वो नहीं है, राइट। तो अगर हम देखें Li, Be, बोरोन और कार्बन, तो जो ये बेरिलियम है ये फिर से मैग्नीशियम की तरह फुल्ली फिल्ड आपका शो करता है, 1s2 2s2, दो ऑर्बिटल है और दोनों ही जितने मैक्सिमम उनमें इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो उतने हैं, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं है, राइट। तो इन केसेस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। और फर्स्ट है मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थर्ड है आपके पास सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, तो यहाँ पे वो मेनली आपके लिए कोवेलेंसी की बात करता है। कोवेलेंसी में हम यूज करते हैं फजान रूल। फजान रूल के अकॉर्डिंग आप पता होगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आयन है एंड आपका कैटायन है तो वो जो होना चाहिए वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। और अगर आपके पास एनायन है, नेगेटिव आपके पास कोई भी आयन है तो उसका साइज होना चाहिए आपके पास बड़ा, राइट। और जो चार्जेस हैं मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो 1 पॉजिटिव हो सकता है, वो 2 पॉजिटिव या वो 3 पॉजिटिव, मतलब कि जो ये आपके आयन की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू है वो होनी चाहिए आपके पास ज्यादा। जितना ज्यादा आपके पास चार्ज की वैल्यू है उतना कोवेलेंसी जो है वो सपोर्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपका नेगेटिव आयन है वो लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट है लार्ज पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, तो ये आपका रोंग हो गया, राइट। हमें स्मॉल चाहिए,
पॉजिटिव आयन स्मॉल चाहिए। थर्ड और फोर्थ में आपको लार्ज चार्ज की बात करता है दोनों में, तो वो दोनों में ही सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे होता है 104.5। NH3 की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो है आपका 107 के अप्रोक्स होता है। H2S की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 92 के अप्रोक्स आपका यहाँ पे एंगल होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर वी शेप में। और अगर हम I3 नेगेटिव की बात करें तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर है तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यही आपका लार्जेस्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आपके पास होते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल रहे हैं तो आपका एक पूरे का पूरा शेल यहाँ से डिलीट हो जाता है, राइट। जैसे अगर हम अपने Na पॉजिटिव की बात करें, 3s में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका Ne, मतलब कि 2p तक इसका जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगा। सेम ऐसे ही K पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आपके पास 4s में से एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस करेंगे तो आप 3p में चले जाएंगे, जो साइज है वो 3p शेल का हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो आपके कैटायन होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं। अब लार्जेस्ट पूछा है तो हमारे पास जो नेगेटिव है वो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो आई होप आपको पता है कि जो Cl नेगेटिव है उसका साइज यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन, विच एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस फॉर इट्स ट्राई पॉजिटिव आयन। तो देखिए ये जो आपको जितने भी एलिमेंट हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आपके लेंथेनॉइड सीरीज है, तो लेंथेनॉइड सीरीज में हमें पता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपका साइज क्या होने लग जाता है, साइज हो जाता है आपका डिक्रीज। तो जो आपका वाई भी है वो आपका राइट मोस्ट पे आता है, तो इसका साइज जो होगा वो लोएस्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब अगर हम देखें अपने पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दिया है, आपके एलिमेंट्स जो दिए हैं वो हैं आपके फर्स्ट ग्रुप के, और आपका टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे Li की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपके पास 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो ओनली एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपसे उल्टा पूछता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इन थर्ड पीरियड। तो कोई भी पीरियड हो हमें ये देखना है कि राइट टू लेफ्ट में आपका कौन सा ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग आपका ट्रेंड दिखाएगा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है और जो डेंसिटी है वो आपकी राइट टू लेफ्ट क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे देखना है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करें तो वो होती है डिक्रीज, लेकिन राइट टू लेफ्ट पूछा है, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इंक्रीज। तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो सल्फर में है 6, इसके बाद 4 आपके पास फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 17 हो गया आपका 34 इलेक्ट्रॉन काउंट। इसके बाद आप इसको 8 से डिवाइड करते हैं। इसकी ट्रिक होती है हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की, तो उसी ट्रिक को यहाँ पे मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे कि 8 4 जा 32 प्लस में आपका बचा 2 रिमाइंडर, तो उस रिमाइंडर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1, तो इसको 4 को जो आपका यहाँ पे डिवाइड करने पे आया था और प्लस में जो ये आपका रिमाइंडर से डिवाइड करने पे आया, इसको
कर लेते हैं 5। अब 5 के कोरोस्पोंडिंग जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, द मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है वो होता है आपका B2 में। ओके, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए B2 जो है, B2 में होते हैं आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप फिल करेंगे इसको सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद आ जाते हैं आपके पास पाई 2px, ये आपके दो डीजेनरेट आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं ये। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों डीजेनरेट हैं, तो आपको सिंगली ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया यहाँ पे। अब जब आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं Nb माइनस Na। तो टोटल जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये आपके 2 हो गए, यहाँ से 2 हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 है। एंटी बॉन्डिंग है आपके पास यहाँ पे टोटल 4, तो 6 माइनस 4/2 मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर होता है यहाँ पे 1। पूछता था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे किसका होगा। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो तब शो करता है जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे 2 आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल इस तरीके के हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए जो B2 है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। बाकी आप देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक ऐसा आपको यहाँ पे स्पीशी ढूंढनी है जहां पे आपके पास जितने भी मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं वो फुल्ली फिल्ड होने चाहिए, मतलब कि वो उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपका O2 नेगेटिव है, राइट, तो इसमें टोटल हो जाते हैं आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को भरेंगे, फिल करेंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे जो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं 9 जो हैं वो 9 मोलिकुलर ऑर्बिटल वो आपके टोटल फिल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, C2 मॉलिक्यूल पजेस। तो ये एक आपका एक्सेप्शनल आपका केस है, C2 का केस। तो यहाँ पे आपको जो 2 बॉन्ड बनते हैं वो दोनों बॉन्ड होते हैं आपके पाई बॉन्ड, राइट। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। O3 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसके बाद CO2 इज V शेप, तो ये भी गलत है। O3 जो है वो V शेप होता है एंगुलर, और CO2 लीनियर होता है। अब जो कार्बोनेट है वो कह रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये भी गलत है। N3 नेगेटिव इज अ लीनियर आयन, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको अजाइड आयन भी बोलते हैं। और N3 नेगेटिव को जब हम शो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शो करते हैं हम, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू VSPR थ्योरी अ मॉलिक्यूल विल हैव अ रेगुलर शेप इफ इट्स सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय। तो देखिए रेगुलर शेप तब होती है जब आपके पास सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो। जहां पे लोन पेयर आते हैं वहां पे आपकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं आती। तो 4th ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप। तो बिल्कुल ऊपर वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो आपने फिर से वही देखना है कि आपके पास सारे जो हैं वो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे पूछा है डज नॉट हैव, तो आपको यहाँ पे ध्यान देखना है कि जहाँ पे आपके पास लोन पेयर होने चाहिए। तो H2O जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमें पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, और H2O की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होती है, एंगुलर शेप होती है। इसको रेगुलर शेप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 2 लोन पेयर हैं। तो 4th ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर शेप एंड ऑल्सो सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर सेंट्रल एटम। तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो BCl3 की अगर हम बात करें तो 3 + 7 × 3, मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रही हूँ, तो ये है 24/8, मतलब कि 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 की अगर हम बात करें, हमें पता है sp3, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 + 3 8 हो जाता है, और 8 आता है तो उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, 4 मीन्स sp3। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। BCl3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, sp2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं NO3 का। तो NO3 नेगेटिव में है आपके पास 5 + 6
और इनटू है आपके 3 ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज का हम 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका 24 आता है, फिर से आपके पास sp2 हो जाएगा और शेप भी सिमिलर आएगी जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N2, O2 एंड F2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो N2 है उसमें टोटल तो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 16 होते हैं और यहाँ पे 18 होते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जो आपका ये कॉमन पार्ट है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, तो जो ये वाला कॉमन पार्ट है ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो आपने ये ध्यान देना है, तभी आपके पास ये इस तरीके के आंसर आएंगे। अभी देखिए जब आप इनको आप हटा देते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, तो अब इनके पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बचे 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बचे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन राइट। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएंगे 8 और यहाँ हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इन अब 6 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करेंगे तो आपकी जो डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या आता है, π2px होता है, π2py होता है, फिर आपके पास सिग्मा 2pz होता है राइट। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, आपने भरने हैं यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई भी आपके पास एंटी बॉन्डिंग नहीं आया, तो इसलिए 0 हो जाएगा आपके N2 के केस में। O2 के केस में क्या होता है कि आप पहले लेते हैं सिग्मा 2pz, उसके बाद आपके पास 2 यहाँ पे आ जाते हैं π2px, π2py, उसके बाद राइट इसी तरीके से भरते हैं। इसके बाद आपके पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से होता है। तो जब आप 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, ऐसे 2-2 भरेंगे जब आपके पास, तो 6 + 2 8 + 10 + 12 के बाद आपने कितने भरने हैं, यहाँ पे हैं आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन राइट। तो 2 + 2 + 2 6 हो गए आपके पास, तो यहाँ पे आपके एक एक आ जाएंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो 2 हो गए आपके पास एंटी बॉन्डिंग। अब अगर हम बात करें O2 की, तो O2 की बात करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे यहाँ तक आपका कॉमन हो जाएगा, फिर आएगा आपके पास सिग्मा 2pz, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे पाई 2px और पाई 2py, इसके बाद आपके पास आएंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। टोटल हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 आपके इधर हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास टोटल 6 के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने फिल करने हैं राइट। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि ये पाई स्टार 2px है और ये आपका पाई स्टार 2py है, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द सेट शोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे देखनी है। तो O2 नेगेटिव की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। O2 में होता है 2, NO में होता है आपका 2.5 और NO प्लस में N2 वाला हो जाएगा मतलब कि 3। तो जो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर हम इन सभी की बात करें तो जो आपका CH3 नेगेटिव है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम सोल्ट एक्ट एज बेसिस, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद इन लिक्विड अमोनिया NaNH2 एक्ट एज एन एसिड, ये भी फॉल्स है। इन लिक्विड N2O4 नाइट्रेट्स एक्ट एज एसिड, ये भी फॉल्स है। लेकिन जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि इन H2SO4 एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द पेयर ऑफ सॉफ्ट बेसिस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। तो वहां पे आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको देखने होंगे कि हार्ड एसिड कौन है और सॉफ्ट एसिड बेस कौन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन सभी में, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो होगा सेकंड ऑप्शन, ये सॉफ्ट बेसिस है, H नेगेटिव है, साइनाइडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विद विच ऑफ द फॉलोइंग Ag+ फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है आपका। तो Ag+ जो है वो आपका सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट एसिड जो है जनरली वो सॉफ्ट
बेस के साथ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो साइनाइड है वो आपका सॉफ्ट बेस में आता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो इन सभी में अगर हम देखें तो मोस्ट एसिड जो है वो है आपका HBr। HBr क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वीक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इजीली आपका ये बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ से आपका जा सकता है। तो जो आपका सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस बेस। तो लुईस बेस में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो वहां पे हम देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है आपका वो भी आपका नहीं आएगा। इसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका लुईस बेस की तरह काम करता है। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे ही लोन पेयर है यहाँ पे, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे भी हम वही सॉफ्ट हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और जो CSI है आपका ये सॉफ्ट एसिड है आपका सीजियम प्लस, और I नेगेटिव सॉफ्ट बेस है। तो ये दोनों जो हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, राइट। बेस हैं वो आपके OH नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें H3O पॉजिटिव जो है वो इजीली आपका H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट रिप्रेजेंट एसिड स्ट्रेंथ करेक्टली। तो डज नॉट आपने यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी के सभी ऑर्डर हैं वो करेक्ट आपके एसिड स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। जो थर्ड है वो आपका रिवर्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्ट एसिड। फिर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे आपको देखना होगा कि सॉफ्ट एसिड कौन होते हैं। तो जो ये सेकंड ऑप्शन है Cu+, Ag+, Au+, और आपका Hd2 पॉजिटिव, ये सभी आपके सॉफ्ट एसिड्स में की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बेसिस इज। तो यहाँ से फिर से आपको वही देखना है कि सॉफ्ट बेस कौन से होंगे आपके। तो जो फोर्थ ऑप्शन है H नेगेटिव, I नेगेटिव और CO, ये सारे सॉफ्ट बेस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर Ni एंड Ptr। तो Ni तो आपको पता है निकिल होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28। तो आपके पास क्या आता है, पहले आर्गन आता है, देन आपके पास 4s2 आता है, देन आपके पास क्या आता है 3d8। तो इन दो ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम जो है उसका जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 5d961 तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। Cr3+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनेगा आपके पास D3 कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3। CO2 पॉजिटिव है आपके पास 3d7, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe3+ की अगर हम बात करें तो ये बनेगा 3d5 मीन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड Ni2 पॉजिटिव में you will get 2 unpaired electrons. So maximum number of unpaired electrons are in third option. So third option will be your correct answer. Next is question number 32. In octahedral complexes of a given cation, delta naught increases in the following sequence for the ligand. तो ligand का हमें यहाँ पे order देखना है, जो strong field ligand है weak field से strong field की तरफ। तो जो आपका correct यहाँ पे order है वो है आपका option number 2, वो है क्लोराइड से ज्यादा होगा फ्लोराइड, देन आपका है NH3 अमोनिया, एंड लास्ट में आता है आपका साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट ऑर्डर फॉर CFSC। तो आपको यहाँ पे 3D 4D और 5D की सीरीज में कंपैरिजन करना है। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 3D जो है उससे ज्यादा आपका 4D में CFSC आएगा और उससे ज्यादा 5D में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, तो ये
ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे किस टाइप का आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और जो होंगे आपके डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अब अगर हम बात करें इसके आइसोमर्स की तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, अगर आपको यहाँ पे शो करना है। EN है तो यहाँ पे आपको पता है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कंबाइन करेगा। ये होगा आपका डेक्स्ट्रो, राइट, और फिर होगा आपके पास लीवो। तो जो लीवो है वो होगा आपका कुछ इस तरीके से, राइट। तो डेक्स्ट्रो और लीवो होंगे, मीन्स आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो शो करेगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CONH3 6 3 complex ion the number of electron in non bonding and anti bonding molecular orbitals are respectively। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CO3 पॉजिटिव जो है वो आपको 3d6 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपके पास जो ये लिगेंड है वो है 6 लिगेंड। तो टोटल हो गए आपके 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं इस कॉम्प्लेक्स के वो हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अपने फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन तो जो आपका नॉन बॉन्डिंग होगा T2G, तो वहां आएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, राइट। तो इसका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 6 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको एक कंपाउंड दिया है और यहाँ पे आपको ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पूछे हैं। तो इसका पहले एक बार हम यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक जो आयन है उसके पास यहाँ पे ये 3 कार्बोनिल होते हैं और इसके बाद आपके ये जो ये 3 है, राइट, जो आपको ये बीच में दिखाई देते हैं, ये 3 है आपके ब्रिजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो अमोनिया है ये तीनों एक ही फेस पर हैं, राइट। तो ये फेक होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको फेशियल में भी आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक में ट्राई नाइट्रो पहले है और एक में ट्राई अमीन। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, फेक या फेशियल आप बोल सकते हैं, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, रुदीनियम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38, आइडेंटिफाई द कलर। तो जो CO2 पॉजिटिव एक्वा स्टेट में होता है इसका कलर होता है पिंक, और जब ये कंपाउंड बना लेते हैं COCl4 तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर d ऑर्बिटल। जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आप जब इसको करके देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख के देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए Cr जो है वो है आपके पास 3d54s1, Mn जो है वो आपका होता है 3d54s2, और अगर हम टेक्टिनियम की बात करें तो इसमें भी आपके पास 4d5 होता है, राइट। और यहाँ पे ये जो है ये Fe वाला, Fe में 3d6 होता है। सेकंड ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर। फिर से आपका Cr और Mn आया है, दोनों में ही d5 होते हैं, और MO में भी आपके पास 4d5 कन्फिग्रेशन होती है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं, राइट। और NB जो है वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये D4 कन्फिग्रेशन का आपके पास एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास जो ऑप्शन 2 है V2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और आपका CO2 पॉजिटिव, तो ये तीनों ही जो हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से आपको यहाँ पे कलर दिखाई देगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन पर मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे टोटल आयन जो हैं वो आपको मिलेंगे 3, 2 आपको मिलेंगे क्लोराइड और 1 आएगा आपके कॉम्प्लेक्स से। इसके बाद यहाँ पे 3 आपको मिलेंगे पोटेशियम प्लस 1 आएगा आपके कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पे आएगा आपके पास 1 क्लोराइड आएगा और 1 आएगा आपके कॉम्प्लेक्स से। लेकिन अगर हम पोटेश एलम की बात करें तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4
डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो अगर हम यहाँ पे आयोन्स की बात करें तो आपको मिलेंगे 2 पोटेशियम, प्लस मिलेंगे 2 आपको एल्यूमिनियम आयन, प्लस मिलेंगे 1 एक सल्फेट, और यहाँ पे 3 है, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 4 सल्फेट आयन। तो टोटल हो गए आपके पास 8 आयन्स। तो मैक्सिमम पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ प्लेटिनम इन दीज कंपाउंड। सो इफ वी विल सी दिस फर्स्ट कंपाउंड, Pt plus C2H4 that has no charge, so 0 plus 3 and -1 for this chlorine, and total charge is -1. On this complex we have 1 minus charge. So when you will solve it, so it will become 4 -1, right? And then it will -1, it will become +3, and then it will become +2. Then next compound is this K2PtBr4. So for potassium, we know that we have +1, 2 potassium, so we'll multiply by 2, plus platinum plus bromine. So it will give you +2. So answer will be option number 4, 2, 2. Next question is 43. The complex ion or molecule having square planar shape. तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख लीजिए, Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे आपका Ni जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि Cn पे -1 चार्ज होता है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो +2 आएगी। अब +2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 3d8। अब 3d8 की अगर हम बात करें तो d ऑर्बिटल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं। तो पहले आप सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आने वाला है। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज सी साइनाइड एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो दैट हैज द कैपेसिटी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो जब ये पेयर अप करेगा यहाँ पे, तो पेयर अप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि जो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये पहले 4 में आपके सेटल हो जाएंगे पेयरिंग होने के बाद। अब एक बचेगा आपका D, उसके बाद आएगा आपका 4s एंड देन यू विल हैव 4p। तो ये है 4p, ये है 4s और ये है आपका 3d। अब हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। तो अभी हमें क्या चाहिए, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो एक हो जाएगा D, एक है आपके पास 4s या s बोल सकते हो, और 2 हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे p से। तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी dsp2 एंड dsp2 मीन्स द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको 8 कार्बन की आपको पेरेंट चेन यहाँ पे बनानी है। तो 1, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है अगर, तो ये हो जाएगा आपके पास 8। तो सबसे पहले आपने ये ड्रॉ करनी है, राइट? अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, 6 इन और आपके पास है 2, यहाँ पे आपके पास ट्राई मिथाइल है 2 2, और एक है आपके पास 7। 3 ओल है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे चेक करने हैं। तो अगर आप मिथाइल ग्रुप की बात करेंगे तो अगर हम पेरेंट चेन को एज इट इज रहने दें, तो जो आपके एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप हैं उनका नंबर हो जाएगा 3, राइट? अगर आप इस चेन को भी कंप्लीट करते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे भी एक आपका मिथाइल ग्रुप बनता है, राइट? और एक आपका बनेगा यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑल वैलेंसीज 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर आप ईल लगाते हैं और यहाँ पे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और हाइड्रोजन से अपना जो ये आपका मॉलिक्यूल है इसको कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा थर्ड पे एक हाइड्रोजन, एंड यस, सो दैट विल बी योर मॉलिक्यूल। सो अगर आप टोटल नंबर ऑफ मिथाइल आप यहाँ पे लेते हैं तो है आपके पास 5, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर हम पेरेंट चेन की बात करें, स्पेशली जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि ओक्ट, उसको पेरेंट चेन कंसीडर करके ही हमें बताना है, तो आपके पास होंगे 3 जो आपके एक्स्ट्रा वाले थे 2 2 एंड 7। सो आंसर विल बी
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कार्बन है और उसके यहाँ पे चारों वैलेंसीज में आपको ये प्रोपाइल ग्रुप लगाना है, राइट। तो कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है आपका। यस। तो अगर हम ये पेरेंट चेन कंसीडर करें तो इस पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो हेप्टेन आएगा आपका। तो पहले के दो ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। अब हेप्टेन में भी हमने क्या देखना है कि आपके पास जो ये साइड चेन है क्या है। तो आपको पता ही है ये साइड चेन क्या है, ये क्या है CH2 CH2 एंड CH3, मतलब कि प्रोपाइल है। तो ये क्या है आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है CH2 CH2 CH3। तो ये चार जो भी आपके चार साइड हैं, सभी चार साइड में आपके पास क्या है CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल ग्रुप आपके लगे हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर है 4 4, क्योंकि अगर आपकी ये पेरेंट चेन कंसीडर करें मेन चेन तो 4 4 फोर्थ पोजीशन पे आपकी साइड चेन है, 4 4 डाई एंड प्रोपाइल हेप्टेन। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप शोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब प्लस आई इफेक्ट बताना है। ऑप्शन 4 जो है ये दोनों ही आपको प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज इसेंशियल, ये ट्रू है। हमें नोट करेक्ट बताना है मतलब इनकरेक्ट बताना है। आउटर अटैकिंग रिएजेंट रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है। परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बताना है। ऑर्थो नाइट्रो, मेटा अमीनो बेंजीन, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा मिथोक्सी। तो मिथोक्सी की अगर हम बात करें OCH3 बेंजोइक एसिड पे या अमीनो, तो ये दोनों ही रिलीजिंग है जो उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। अब बाकी बचते हैं आपके पास ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और आपका पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो एक पे है आपके पास ऑर्थो पे NO2 ग्रुप और एक है आपके पास पैरा पे। तो जब आप कुछ इस तरीके से देखेंगे अपनी एसिडिक ऑर्डर देखेंगे तो जो ऑर्थो है दैट इज मोर एसिडिक देन पैरा। तो आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, ये बोलता है द ग्रुप शोइंग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है वो आपका OH शो करता है। तो आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच इज नॉट ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नॉन बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, ये करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विद अ पाई ऑर्बिटल, ये भी करेक्ट है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, ये भी करेक्ट है। इट इज अ सूडो टाइप ऑफ इफेक्ट। तो ये जो है ये आपकी पार्शियल करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ है यही आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर बनेगा जो गिवन ऑप्शंस हैं। सो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर।